हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका एक पार्ट पढ़ लिया था जो कि था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा था दो तरीके के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप से डिराइव हुआ होता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हुआ होता है। जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जनरली उन सेल्स में देखने को मिलता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उन सेल्स में देखने को मिलता है जो कि हमारा लिपिड या स्टेरॉयडल हार्मोन की सिक्रेशन में या फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, जो कि सेकेंड पार्ट है हमारा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। जो गोल्जी बॉडी है वो किसने खोजा था? कैमिलियो गोल्जी, एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने देखा था गोल्जी बॉडी को इन 1898। उन्होंने क्या देखा था? एक फ्लैट रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था। रेटिकुलर यानी कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर देखा था। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने। ये जो स्ट्रक्चर था वो डेंसली स्टेन था। डेंसली स्टेन मतलब अगर हम इसे किसी डाई से स्टेन करें तो ये एक डेंस स्ट्रक्चर जैसा दिखता था। जो हमें गोल्जी बॉडी है वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखने को मिल जाता है। देखिए, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखता था, जबकि जो हमारा गोल्जी बॉडी है उसे हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखें तो वो हमें दिख जाता है। अब देखिए, इससे पता लग सकता है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका साइज जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर में दो तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाते हैं, सिस्टर्ने और वेसिकल्स। यहाँ मैंने एक छोटा सा सिस्टर्ने ड्रॉ किया हुआ है। सिस्टर्ने का जो डायामीटर है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। इसका नंबर किसी सेल में वेरिएबल हो सकता है, मतलब फिक्स्ड नहीं होता है किसी भी सेल में। ठीक, अब देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। सिस फेस, उसे हम कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है ट्रांस फेस, कन्वेक्स, इसको कनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं। देखिए, जो ये वाला फेज है ना, इसको हम बोलेंगे सिस फेस या फिर कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस, और जो ये वाला इसे हम बोलेंगे ट्रांस कनकेव या मैच्योरिंग फेज। ठीक, तो सिस्टर्ने के दो फेजेस हैं, एक हमारा सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है। अब देखिए, डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? ठीक, डिक्टियोसोम्स प्लांट में जो गोल्जी बॉडी है वो यूनिसिस्टर्नल होते हैं, यानी कि मैंने अभी पढ़ाया कि जो गोल्जी बॉडी है उसका नंबर वेरी कर सकता है किसी सेल में। उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो यूनिसिस्टर्नल होते हैं, यानी कि जो सिस्टर्ने हैं वो सिर्फ एक ही मिलेगा। उसी को हमने कह दिया डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम कोई अलग चीज नहीं है, ये गोल्जी बॉडी ही होती है। ठीक, गोल्जी बॉडी। अब देखिए, अब इसके रोल्स देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को मॉडिफाई करती है ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सेल है, न्यूक्लियस, इसमें हो गया क्रोमेटिन, और ये हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इस पे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स ने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे हो गई प्रोटीन की फोल्डिंग, इसके लूमन में हो गई प्रोटीन की फोल्डिंग। अब ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग हुई है ये वेसिकल्स में पैक होकर, मैंने बताया था ना कि जो इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते हैं, एक सिस्टर्ने और वेसिकल्स, तो वेसिकल्स में ये जो फोल्डेड प्रोटीन है वो पैक होकर जाएंगी किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास, इसके सेकेंड स्ट्रक्चर यानी कि सिस्टर्ने के पास। इससे जाकर इसके सिस फेस से फ्यूज हो जाएगी और इसमें फिर मॉडिफिकेशंस होंगी, प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस होंगी, और इसके ट्रांस फेज से बाहर आएगी, इसके ट्रांस फेज से बाहर आएगी। ठीक, तो इसके अंदर काफी मॉडिफिकेशन करता है गोल्जी बॉडी फोल्डेड प्रोटीन के अंदर, और उसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये उसके ऊपर काफी टैग्स भी लगाता है। मैं जब पढ़ाऊंगी इसके डायग्राम के बारे में, अभी ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसके डायग्राम को अच्छी तरह से डिटेल में करवाऊंगी, तब आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, इट हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, ये वेसिकल्स के सॉर्टिंग में हेल्प करता है। सॉर्टिंग यानी कि ट्रांसफर में हेल्प करता है। ये जो वेसिकल्स मैंने दिखाए ये इनके ट्रांसफर में हेल्प करता है, यानी कि
गॉल्जी बॉडी डिसाइड करेगा कि कौन सा वेसिकल जो है वो सेल के अंदर जाए रहेगा और कौन सा वेसिकल सेल के बाहर जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट और इंट्रा सेलुलर टारगेट को गॉल्जी बॉडी हमारा डिसाइड करता है। इसके अलावा ये लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स मेनली जो है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो इसके बारे में अगर अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम्स ही है। अब देखिए एक्स्ट्रा रोल्स के बारे में इसके देख लीजिए। जो स्पर्म होता है उसमें जो ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम है वो गॉल्जी बॉडी से ही डिराइव हुई होती है। इसके अलावा जो मिडल लैमेला होता है प्लांट में, वो किससे डिपॉजिट होता है? गॉल्जी बॉडी से। प्लांट के सेल में, मान लीजिए प्लांट सेल है, प्लांट के सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया होता है और जब सेल की डिवीजन करनी होती है, तो इस केस में क्या होता है? इसके बीच में एक मिडल लैमेला की लेयर डिपॉजिट होती है। सॉरी, ये अंदर से बाहर की तरफ डिपॉजिट होती है, अंदर से बाहर की तरफ मिडल लैमेला, जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, डिपॉजिट होती है विद द हेल्प ऑफ गॉल्जी बॉडी। मिडल लैमेला किससे? गॉल्जी बॉडी से। और उसके बाद प्लांट सेल की डिवीजन हो जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया था आपका इसकी डिस्कवरी किसने की? कैमिलियो गॉल्जी ने की। स्ट्रक्चर के दो पार्ट है, सिस्टर्नी और वेसिकल। सिस्टर्नी का डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दो फेज होते हैं इसके, सिस फेज, कन्वेक्स फेज भी बोल सकते हैं और फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हैं। और जो इसका कनकेव साइड वाला है उसे हम ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज भी बोल सकते हैं। प्लांट्स के अंदर यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी देखने को मिलता है, उसे हम डिक्टियोसोम्स कह देते हैं। रोल क्या है? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। इसके अलावा ये सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स में भी हेल्प करता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर टारगेट का डिसाइड करता है कौन? गॉल्जी बॉडी। इसके अलावा लाइसोसोम की प्रोडक्शन में भी गॉल्जी बॉडी हेल्प करता है। जो स्पर्म होता है उसके अंदर जो एक्रोसोम होता है वो किससे डिराइव हुआ होता है? गॉल्जी बॉडी से। जो मिडल लैमेला होता है प्लांट सेल में, वो किससे आया होता है? गॉल्जी बॉडी से, ठीक। तो ये हो गया था आपका इसका रोल और डिस्कवरी। अब मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे कैसे वेसिकल्स बनते हैं, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं और उनका ट्रांसफर होता है। हाँ जी, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि गॉल्जी बॉडी अपना काम कैसे करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ER ड्रॉ किया हुआ है। हम जानते हैं कि ER के लूमेन के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। कैसे होती है? mRNA के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो कि क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो ER के अंदर आने के बाद ग्लोबुलर फॉर्म बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड की चेन असल में क्या होती है? अमाइनो एसिड की चेन होती है। इसी की फोल्डिंग से हमारा प्रोटीन बनता है। जब इसकी फोल्डिंग हो जाएगी तो ये वेसिकल्स में पैक होकर बाहर निकलता है और ये जाके किससे फ्यूज होता है? गॉल्जी के सिस फेज से जाकर फ्यूज होता है। फिर इसके प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में कुछ चेंज आएगा, ठीक। और फाइनली हमें मॉडिफाइड प्रोटीन मिल जाता है। ये वाला मॉडिफाइड प्रोटीन कहाँ से निकलता है? ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज या कनकेव फेज से बाहर निकलता है। अब डिसाइड होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा या सेल के अंदर रहेगा। अब देखिए, जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है ना। तो जो गॉल्जी बॉडी है वो टैगिंग करता है किसकी? वेसिकल्स की, कि कौन सा वेसिकल सेल के बाहर जाएगा और कौन सा वेसिकल सेल के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया हुआ है, उसके मेम्ब्रेन से एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है। अब देखिए, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने प्रोटीन वाला वेसिकल बनाया और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकल है उसने लिपिड वाला वेसिकल बनाया। ये दोनों के दोनों वेसिकल जाके किससे फ्यूज जाएंगे? सिस फेज से जाकर फ्यूज जाएंगे। सिस फेज, कन्वेक्स फेज या फॉर्मिंग फेज। मैं ये तीनों नाम बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो किसी भी नाम से आ सकता है कि जो प्रोटीन या लिपिड की वेसिकल्स है वो किस फेज से जाकर फ्यूज करते हैं सिस्टर्नी के। अब देखिए, जब इससे ये फ्यूज हो गया तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, इसके प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और फाइनली आपके पास मॉडिफाइड प्रोटीन मिल जाएगा और इसके ऊपर टैग्स लगे होंगे। ये जो टैग्स है ये डिसाइड करेंगे कि जो वेसिकल्स हैं वो सेल के बाहर जाएंगे या सेल के अंदर जाएंगे।
एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स और इंट्रा सेलुलर टारगेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अगर वेसिकल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम्स। इसका काम क्या होता है, डाइजेशन का। ये एक और ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं प्रोटीन का पूरा फॉर्मेशन का सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की सीक्वेंस। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो जो राइबोसोम है वो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेगा, उसके बाद उसको ईआर के लिमून में डाल देगा जहाँ पर प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी। प्रोटीन की फोल्डिंग होने के बाद वो वेसिकल्स में पैक हो जाएगा। वेसिकल्स में पैक होने के बाद वो क्या करेगा, गोल्जी एपेटाइटिस के सिस फेस से फ्यूज होगा और इसके बाद उसके सिस्टरने में होगी उसकी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद जो फुल्ली मॉडिफाइड प्रोटीन होगा वो गोल्जी बॉडी के ट्रांस फेज से बाहर आएगा। उसके ट्रांसफेज से बाहर आने के बाद उसके 3 फेट हो सकते हैं, या तो वो लाइसोसोम बन जाए, या तो वो सिक्रीट आउट यानी सेल के बाहर चला जाए, या फिर वो इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकता है यानी कि सेल के अंदर ही रहे, किसी ऑर्गेनल के पास चला जाए। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो जो राइबोसोम है उसने क्या किया, जो राइबोसोम था उसने पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस की और ईआर के लुमेन में डाल दिया, ठीक। यहां पर हो गई प्रोटीन की फोल्डिंग, ईआर के लुमेन में प्रोटीन को डाल दिया, यहाँ पे हो गई प्रोटीन की फोल्डिंग। यहां से वेसिकल्स में पैक होकर प्रोटीन निकला, फिर ये गया गोल्जी बॉडी के सिस फेस के पास, सिस फेस के पास गया और यहाँ पे जाकर फ्यूज हो गया कौन सा, हमारा प्रोटीन वाला वेसिकल। इसके सिस फेस से फ्यूज होने के बाद इसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुई। जो भी मॉडिफिकेशन हुई थी इसके सिस्टरने के अंदर, इसके प्रोटीन में जो भी मॉडिफिकेशन होनी थी वो हो गई और फाइनली हमें फुल्ली मॉडिफाइड प्रोटीन मिल गया। फुल्ली मॉडिफाइड प्रोटीन मिल गया। इसमें टैग वगैरह जो भी लगाने थे लग गए। अब देखिए ये जो फुल्ली मॉडिफाइड प्रोटीन है वो कहाँ से आया, हमारे ट्रांसफेज से। गोल्जी बॉडी के किस फेज से आया, ट्रांसफेज से। अब या तो ये लाइसोसोम बन सकता है, या ये सेल के बाहर जा सकता है, या फिर ये इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की पूरी सीक्वेंस। यहाँ पर आकर हमारा गोल्जी बॉडी होता है खत्म। आपने देखा कैसे ईआर, गोल्जी बॉडी और वेसिकल्स ने मिलकर आपस में काम किया। इसी को हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे वैक्यूल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।